हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर सोनू जांगड़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सेल्फ यूनिवर्सिटी पर। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं नंबर सिस्टम की जो बेसिक क्लासें चल रही हैं उसकी 7वीं क्लास। तो मैंने पिछली क्लास में 6th क्लास में बताया था कि जब काल्पनिक संख्याएं की परिभाषा लिख रहा था तो उसमें आया था कि जो संख्या रेखा पर संख्या नहीं दर्शाई जा सकती उसको हम काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोले तो इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो वहीं से संख्या रेखा जब कोई शब्द आया तभी से हमारे अंदर ये हुआ कि क्यों न अपने दोस्तों को, सभी छात्र छात्राओं को संख्या रेखा पर ही समझाया जाए। अगर संख्या रेखा पर समझाया जाएगा तो आपको जो डेफिनेशन में समझ में आ रहा था उससे भी कहीं गुना ज्यादा समझ में आएगा। तो आज हम सभी संख्याएं संख्या रेखा पर समझेंगे और साथ में उनकी डेफिनेशन भी साथ में लिखवाएंगे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल पहले ध्यान से समझना है और फिर आपने संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं, जितनी तरह की संख्याएं और जिनको मैंने पार्टों में डिवाइड किया था उनकी सभी की आपने डेफिनेशन भी अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उसी संख्या रेखा का निर्माण करते हैं। ये हमारा कौन सा था? दायां पक्ष। दोनों तरफ क्या होती है? एरो का चिन्ह होता है रेखा का, और ये होता है हमारा बायां पक्ष। अगर आपने लगातार ये जो बड़ा बीच में सेंटर बिंदु होता है ना दोस्तों, अगर हम इसमें अल्फाबेट को लिख रहे हैं तो यहां पर ओ लिखते हैं। अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो यहां 0 लिखते हैं। 0 एक सेंटर बिंदु है। अभी अभी हम बताएंगे कैसे सेंटर बिंदु है 0। ये एक बड़ा पॉइंट दर्शाने के लिए लगा लो ओरों से, और छोटे लगा लो, बराबर बराबर लगा लो। एक बार बनाने के बाद फिर अच्छे से समझ में आएगा। बाईं तरफ कौन सी संख्या होती है? ऋणात्मक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इधर धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपका ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे होना चाहिए दोस्तों। और आपसे एक बार फिर दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। और सपोर्ट कैसे करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपने डेली कंटिन्यू सेल्फ यूनिवर्सिटी के साथ क्लासें देखनी है, जुड़े रहना है, तो आप बेल आइकन दबा लीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन का जो मैसेज आता है उस पर क्लिक करें। आपके सामने जब बेल आइकन दबाओगे तभी आएगा खुल के ऑल नोटिफिकेशन, तो उसको भी दबाएं ताकि कोई भी चैनल पर वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप वीडियो को देख सके। समझ में आता है? लाइक शेयर कमेंट जरूर करें मेरे हौसले बधाई के लिए। ठीक है, ताकि मेरे अंदर हौसला बढ़े और मैं और भी अच्छी मेहनत करके आपको अपने अंदर भी निखार, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं दोस्तों। क्या हो गया, आपके सामने अभी बोर्ड पे खड़ा हूं, ठीक है ना? मैं भी आप ही की तरह हूं। और मेरी बात सिर्फ इतनी है कि मेरा खुद का मानना लगाओ कि मैं सोचता हूं कि बच्चों को
कैसे समझ में आए, ऐसे ऐसे तरीके सोचकर समझकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं अगर आप हौसला बढ़ाओगे तो हम और भी निखार लाएंगे वीडियो में, और चैनल को सपोर्ट करोगे तो मैं लाइव पढ़ाया करूंगा। लाइव पढ़ाने के लिए हमारे पास, मैंने पिछली क्लासों में भी बोला, साधन नहीं है, तो साधन जोड़ने के लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो चैनल को सपोर्ट कर ले। तो आइए अब हम बोर्ड पर देखते हैं संख्या रेखा। जितनी मैंने कल डेफिनेशन लिखवाई, बताई, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, ये सभी संख्याएं कहाँ है इस संख्या रेखा पर, कहाँ है, तो वो आज हम समझेंगे। ये हमारी एक संख्या रेखा है, और संख्या रेखा के जो ये मध्यम बिंदु है, इसको हम अगर यहाँ पर नंबरिंग कर रहे हैं, हम नंबर लिखे हुए हैं, संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ 0 से शुरू करते हैं। अगर अल्फाबेट होते तो यहाँ O लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्फाबेट में तो कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं से शुरू कर सकते हैं। ये हमारा बायां पक्ष होता है, ये हमारा दायां पक्ष होता है। अब इसकी खोज कैसे करें? कहने का मतलब, अब हम बोर्ड की तरफ लखा रहे हैं, और बोर्ड में लखाते वक्त जो हमारा राइट साइड है, सज्जा हाथ है, वो हमारा दायां पक्ष होता है। ठीक है, और वही हमारे शब्दों का भी, अंकों का भी दायां पक्ष होता है। अगर हम लखा रहे हैं बोर्ड की तरफ, और ये हाथ खब्बा बोलते हैं, लेफ्ट हैंड, उसको बायां पक्ष बोलते हैं, और अंकों का भी बायां पक्ष वही होता है। कैसे? 0 का -1 बायां है, ठीक है, और 0 के 1 पॉजिटिव वाला धनात्मक संख्या, धनात्मक 1 क्या है? ये हमारा दायां पक्ष है। ठीक है, दाएं और बाएं का पता लग गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, संख्याओं को समझते हैं, संख्या कैसे बनी। मैंने सबसे पहली वीडियो में, जो बेसिक नंबर सिस्टम की सबसे पहली वीडियो थी, उसमें बताया था कि जैसे जैसे संख्याओं का निर्माण आदमियों ने सोचना शुरू किया कि हमारे पास हर चीज होती है ना, और लेकिन कोई पूछता है कि तुम्हारे पास कोई कुछ भी लगाओ, ये मारकर पूछ रहा है कोई। हमने पहले दिनों में, प्राचीन काल में चले जाएं, और कोई हमसे पूछ रहा है तुम्हारे पास मार्कर कितने हैं। जब हमें पता ही नहीं है, 2 हैं, इसको 2 बोलना है, क्या है, कैसे लिखना है, तो हम बताएंगे क्या? तो उन्होंने चिन्हों का प्रयोग करके संख्याओं का निर्माण किया। ये समझने के लिए बिल्कुल बारीकी से संख्या कैसे बनी, आप फर्स्ट क्लास को देखिए। आज हम सिर्फ यही कि इन नंबरों को तो तुम जानते हो, गिनतियों को, और मैंने बताया था पिछली क्लास में, 6th क्लास में जो बेसिक नंबर सिस्टम की 6th क्लास है, अब आज 7th है, यानी पिछली कक्षा में ये धनात्मक संख्याएं होती हैं और ये ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। आज हम यहीं से चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो बता दिया था, लेकिन अब दोबारा से थोड़ा, क्योंकि ये धनात्मक कहां से आई, क्यों बोलते हैं इनको धनात्मक, और ये ऋणात्मक कहां से आई, क्यों बोलते हैं इनको ऋणात्मक। सबसे पहले हम लिख ही लेते हैं, इधर का पक्ष हमारा ऋणात्मक होता है, और ये पक्ष हमारा होता है धनात्मक। अगर मैं इस क्लास में डेफिनेशन ना लिखवा पाऊं तो अगली क्लास में लिखवाऊंगा जो बची हुई हैं, लेकिन समझाऊंगा बिल्कुल बारीकी से। ठीक है, समझ में आना चाहिए। डेफिनेशन तो तुम खुद भी बना लोगे जब मैं बोलूंगा। ठीक है, अब देखो, ये धनात्मक संख्या, पहले इनसे ये कैसे बनी, इनको ही सीखते हैं। ये धनात्मक लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है, और ये ऋणात्मक लिखी है तो क्यों लिखी हुई है। हम आपके एक पैसों वाला एग्जांपल मैंने पिछली कक्षा में दिया था, आज उसी से शुरुआत करते हैं। मान लिया आपके पास 10 रुपए, आपके पास 10 रुपए हैं, तो आपको कितना धनी बोला जाएगा? 10 रुपए का, क्योंकि धन कितना आपके पास, पैसे को क्या बोलते हैं? धन। तो आपके पास धन कितना है?
10 रुपए, और 10 आपको धनवान कितना माना जाएगा, धनवान कितना माना जाएगा, 10 रुपए। और अगर आपने उन 10 रुपए में से 2 रुपए खर्च कर लिए, अब कितने बच गए, 2 रुपए खर्च किए, कितने बचे, 8 रुपए। और अब भी आप धनवान रहे, कितने रुपए के, 8 रुपए के, क्योंकि आपने 2 रुपए खर्च कर दिए। उसके बाद अगर आपने, आपके पास 8 रुपए है और 8 रुपए के 8 रुपए खर्च कर दिए, तब कहां आ गए कि आपने अब सारे रुपए जितने थे 8 के 8 रुपए खर्च कर दिए और आपके पास अब कुछ नहीं है, और ना ही आपने किसी से उधार ले रखा, वो तेरे खुद के पैसे थे, जितने भी थे आपके पास 10 रुपए थे, उसके बाद 2 रुपए खर्च किए, उसके बाद 8 बची, 8 रुपए खर्च करने के बाद आपके पास कुछ नहीं रहा, तो इसका मतलब वो था कि आपके पास 10 रुपए थे, तो आप 10 के धनवान थे, आपने सारे खर्च दिए, अब आपके पास 0 वैल्यू है और आप धनवान नहीं रहे। लेकिन आपने किसी से उधार भी नहीं ले रखा, तो आपकी वैल्यू कितनी है, आपकी वैल्यू कितनी है, 0 की है, क्योंकि आपके पास ना तो पैसा है और ना आपने किसी का देना। तो आप कहां खड़े हैं, इस पॉइंट पे। अगर आपके पास 1 रुपया आया तो आप यहां खड़े, 1 के धनवान हो। अगर आप 2, आपके पास 2 हैं तो आप यहां खड़े हो, आप 2 के धनवान हो। अगर आपके पास 8 रुपए हैं तो आप 8 के धनवान हैं, 12 रुपए हैं तो 12 के धनवान हैं। उसके बाद अगर खर्च करोगे आप घटते आओगे, 12 से 12 रुपए थे, 12 के धनवान है। अगर हम लाखों में गिनती करें कि आप ये लाख हैं, लाख की संख्या है, 1 बराबर 1 लाख, 2 बराबर 2 लाख, तो इसका मतलब आप यहाँ पे हैं तो 12 लाख के मालिक हैं। और आपने अगर 2 लाख खर्च किए तो यहाँ भी खर्च कर रहे हैं तो घटता रहे ना, खर्च कर रहे हैं तो घटते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब, जब अगर परिवार में देखा भी होगा किसी का, भगवान ऐसा क्यों करे, लेकिन आपने आसपास जरूर देखा होगा, ऐसा सभी के आसपास होता ही रहता है ये, कि मान लिया कोई बड़ा आदमी होता है और वो अपने अहंकार के कारण लगाओ या घर में बीमारी आ जाती है किसी कारण, तो वो पैसा सारा हॉस्पिटल में खर्च हो जाता है, अपनी जमीन जायदाद सभी बेच देते हैं, तो वो किसकी ओर बढ़ता है, खर्च कर रहा है। खर्च का मतलब कर्जे की ओर। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उसने सारा सब कुछ लौटा दिया और वो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद अगर वो जुआरी है, बीमारी को छोड़कर अब जुए पे आ जाओ, अगर उसके अंदर, चल बीमारी पे ही लगाओ, अगर फिर भी वो ठीक नहीं हुआ, यहाँ पे आने के बाद भी यहाँ पे, तो उसके बाद क्या सोचेगा, डॉक्टर बोलेगा कि इतने पैसे और लगेंगे, तो उसके बाद क्या सोचेगा कि बंदे की जान बच जाए, तो वो इधर बढ़ेगा। इधर का मतलब क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये इतना शब्द, इतना शब्द तो ये लिखा है ऋण, और ऋण का अर्थ क्या होता है, ऋण का अर्थ क्या होता है, कर्जा। तो इसका मतलब क्या है, ये ऋणात्मक संख्या कहां से बनी, ये ऋणात्मक संख्या ऋण, ऋण का मतलब कर्जा, कि वो एक टाइम ऐसा आया कि उसके पास कुछ नहीं रहा, फिर डॉक्टर ने बोला इतने पैसे और लगेंगे, तो उसने 5 लाख रुपए उठाए, तो वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो उसके सर पे कर्जा है और देना है। कब देना है, कहां, क्यों देना है, उसने यहां पे आना। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां बंदा टेंशन मुक्त होता है। ना तो मेरे पास धन है खर्चने के लिए, कहने का मतलब उसने ना धन खर्चना है, ना कुछ है कि धन खर्चने की चिंता है, और ना उसने किसी का देने की, देने का मतलब ऋण में हो, कर्जे में है, ठीक है, ना तो उसने देना है किसी का और ना लेना है, तो वो पॉइंट ये है, कर्ज मुक्त। ना उसने किसी, ना तो उसके पास खुद का पैसा है और ना किसी का देना, तो वो यहाँ पे खड़ा है। अगर उसके पास पैसा है खुद का तो इधर आएगा जितना भी है, और अगर वो कर्ज ले रहा है तो वो इधर है, ऋण का कर्जा, ठीक है। तो ये ऋणात्मक संख्याओं की जरूरत हमें इसलिए पड़ी, हमने ये दिखाने के लिए कि ऋण कितना है, कौन सी संख्या कितनी ऋणी है, कितने कर्जे में है, ठीक है। ऐसे हम समझ सकते हैं इन ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का पता लग गया। कर्जे में दिखाने के लिए हम इन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, और धनवान दिखाने के लिए हम इन संख्याओं को लिखते हैं।
अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में संख्याओं का निर्माण मैंने पहली क्लास में बता दिया था क्यों हुआ, क्यों इसको बोलते दो, इसको एक, इसको चिन्ह बनाए गए थे दोस्तों। ठीक है, अब हम जहां से रियल नंबर्स का, इसको अगर हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्या बोलते दोस्तों। रियल नंबर वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक संख्या होती है परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। और वो परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? मैंने बोला था परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो p बटे q के, पहली शर्त तो ये है, दूसरी शर्त होती है दोनों पूर्णांक होने चाहिए। p एंड q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और उसके बाद तीसरी शर्त होती है हमारी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब p के बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस रूप में होना चाहिए। कहीं आप ये लिख दे कि 1/0 या 2/0, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? ठीक है, परिमेय संख्या दोनों के मान होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया? ये परिमेय संख्या की। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी भी p बटे q, इसकी तो पहली एक ही शर्त आप याद रख लीजिए, ये संख्या p बटे q के रूप में नहीं लिखी जाती। कौन सी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में बोले इसको इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। और इसको बोलते हैं परिमेय संख्या को रैशनल नंबर। यह है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की तीन शर्त हमारी, एक तो p बटे q के रूप में लिखी होनी चाहिए, दूसरा p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और तीसरी शर्त है q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या की हमारी क्या है कि वो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जाती। इतनी बात क्लियर? तो हमें इनकी परिभाषा अगर लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, लिख लो, जो p बटे q के रूप में लिखी हो, जो p बटे q के रूप में लिखी हो तथा p और q दोनों पूर्णांक हो और q का मान 0 न हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम अपरिमेय संख्या की परिभाषा बोल रहे हैं। अपरिमेय संख्या की परिभाषा, जो हमारी या जो संख्या p बटे q के रूप में न लिखी हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो p बटे q के रूप में न लिखी जाती हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर? अब हमें ये पता लग गया कि ये रियल नंबर क्या होते हैं। कहने का मतलब जिसमें हम परिमेय संख्या को पढ़ते हैं और अपरिमेय संख्या को भी पढ़ते हैं। ये दोनों पार्ट किसके हैं? रियल नंबर के, अर्थात वास्तविक संख्या के, वास्तविक संख्या के। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि ये है, थोड़ी देर के लिए इसको एक तरफ रख दे माइंड में। अब ये पूर्णांक, अब यहां पे आए, ये शब्द आया नया, वैसे तो मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, लेकिन हमारे लिए आज के लिए ये शब्द नया आया। पूर्णांक क्या है? अगर हम पूर्णांक की परिभाषा बोले तो आप नोट करें, पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। वे पूरे अंक कौन से होते हैं? पूरे अंक होते हैं ये जिनके चिन्ह बना के एक एक का डिफरेंस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस कंटिन्यू में ये संख्या, क्योंकि इन संख्याओं में दशमलव नहीं है। ठीक है, डेसिमल नहीं है, और ये भी है। ये नहीं है कि धनात्मक संख्या ही पूर्णांक है, ये भी संख्या पूर्णांक है। क्लियर? हमारी पूर्णांक कौन कौन सी संख्या है? ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। क्लियर? तो अगर परिभाषा बोलनी है तो परिभाषा सिर्फ इतनी बोलते हैं, पूरे अंक को हम पूर्णांक बोलते हैं। क्लियर? इंग्लिश में इसको इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, डिनोट करते हैं हम जेड से। अब उसके बाद
ये पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये नहीं कि जीरो लेवल का है, नहीं, अब से तो ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस चल रहा है। ये जीरो क्या है, इसमें तो ये तो पॉजिटिव संख्या होगी, इधर वाली नेगेटिव संख्या होगी, तो ये तो बीच में कौन सा है, ये नहीं है कि इस पे पॉजिटिव यानी कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये धनात्मक है, नहीं, ये अकेला एक ऐसा पूर्णांक है, अकेला एक ऐसा पूर्णांक बनाया गया है जो न तो ऋणात्मक वैल्यू को दर्शाता और न धनात्मक वैल्यू को दर्शाता है। ठीक है, कहने का मतलब मैंने पीछे भी बताया है, अब ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्या बताते वक्त ये एक ऐसी संख्या है जो ना तो कर्जे में और ना उसके पास खुद का धन है, ये एक बेफिक्र है, चिंता मुक्त है, तो ये एक ऐसी वैल्यू है। ठीक है, और दोस्तों एक बात और है, अगर आपने सेल्फ यूनिवर्सिटी में जैसे आज क्लास देख ली, आपको कुछ कुछ उठपटांग लग रहा होगा, क्यों लग रहा, क्योंकि आपने पिछली क्लास नहीं देखी। अगर आप पिछली क्लास लगातार देखते आओगे और फिर ये क्लास देखोगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि इन संख्याओं का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, इनके बारे में जीरो क्यों आता है यहाँ पे, क्योंकि ये जीरो यहाँ पे क्यों आया, इसको ऐसे लिखा क्यों नहीं लिखा, ये बातें मैंने पिछली क्लास से बता दी। ठीक है, तो आप पिछली क्लासों को भी जरूर देखें। ठीक है, और अगर आज समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये एक ऐसा पूर्णांक है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए कि कोई ऐसा पूर्णांक बताओ जो न ऋणात्मक हो न धनात्मक, तो आपने अगर चार ऑप्शन है 0 1 2 3 4, तो आपने 0 पर टिक करना है। ये एक ऐसा पूर्णांक है जो न ऋणात्मक है न धनात्मक है। अब ये आया था पूर्णांक, मैंने बता दिया। अब उसके बाद हमारी जो मैंने पार्ट नोट की थी, पूर्ण संख्या और एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर किसे कहते हैं। अब ये संख्याएं है ना, ये दोनों, ये संख्या हमारी इधर, ये जीरो है ना, इससे क्या इधर दाएं दाएं की तरफ, इस समेत इसको लेके इधर आ, इससे इधर हमारा कोई काम नहीं इन दोनों संख्याओं, क्योंकि ये ऋणात्मक नहीं होती, ये संख्या हमारी ऋणात्मक नहीं होती। अब हम किसको कौन सी कैसे पहचाने, ये है ना एक समूह लगाओ अनंत तक की संख्या का, कहां से, अगर आप एक से लगा रहे हो, अगर आप यहां से लगा रहे हो, एक से अनंत तक की संख्याएं हमारी प्राकृत संख्या कहलाती हैं, ये इसकी परिभाषा है। अगर प्राकृत संख्याओं की नेचुरल नंबर्स की आप डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो तो कॉपी में नोट करें, एक से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं हमारी प्राकृत संख्या कहलाती हैं। घबराना नहीं, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, कहीं ये कुछ अलग सोचो तुम। प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृत संख्या दोनों तरफ से बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। अब इसको, ये पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या की हमारी दो परिभाषा लिख सकते हैं हम, कैसे, या तो लिख लो 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं, 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी धनात्मक, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक संख्याएं हमारी क्या कहलाती, पूर्ण संख्या। या हम दूसरी परिभाषा हम बताएं कि प्राकृत संख्या में अगर हम एक ऐड कर दें, 0 से पहले एक ऐड कर दें तो वो समूह पूर्ण संख्या का माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी अगर हम प्राकृत संख्या बोले, प्राकृत संख्या क्या है, एक से शुरू होती है अनंत तक की जाती है, और यहाँ पे अगर हम इससे पहले एक को 0 का और ऐड कर दे एक के आगे, तो ये अब समूह किसका हो गया, पूर्ण संख्याओं का। क्लियर, इनको हम पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब हमें जो मेन बात बतानी थी, ये तो हमारी होगी इस संख्या रेखा पर ही दर्शाई जा रही है,
मेन है हमारी ये परिमेय संख्या। ये कहाँ है इसमें? मैंने बोला था कि वो इमेजिनरी नंबर बोला था ना, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जो बाकी सभी संख्याएं हैं वो हमारी कहाँ होती है? संख्या रेखा पर होती है। लेकिन ये p बटे q के रूप में यहाँ तो नहीं लिखी, कोई भी नहीं बटे के रूप में। तो आज हम उनको पढ़ेंगे, गहराई में उनकी ही जाएंगे। क्लियर? एक मिनट। अब हम ये बटे वाली संख्या रेखा पर कहाँ है उनको ढूंढेंगे। कैसे बनी, कैसे इनका निर्माण हुआ, कहां से पैदा हुई, क्यों हमें जरूरत पड़ी। जब हमारी 1 2 3 4 थी तो उनको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे भी काम चल जाता है ना, यही सोच रहे होंगे ना। तो अब बताइयो आप कैसे काम चल जाता उन दिनों, क्योंकि 1 2 3 4 बन गई थी, ये बहुत थी, यही नहीं याद रखती है ना। तो वो संख्या क्यों बनाई? अब सुनो। अब तो मैंने थोड़ी देर पहले पैसों वाला एग्जांपल दिया था। अब ये एक लंबा ट्रैक है, एक रोड लगाओ, ऊपर वाला ये रोड है। कोई बंदा यहां पे आया, इस पॉइंट पे यहां पे खड़ा, और ये 1 2 3 4 उसके आदमी के कदम है। वो यहां पे है तो समझ लो उसने 1 कदम दौड़ा। अगर वो 2 पे आया, 2 कदम दौड़ा, 2 कदम चला, 3 कदम चला, 4 कदम चला, 5 कदम चला। वो खड़ा यहां पे खड़ा है और उससे पूछा गया कि आप कहां खड़े हो, कितने कदमों पे खड़े हो। और ये सभी यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो आप 1 पॉइंट, यानी कि 1 बराबर 1 कदम, 2 बराबर 2 कदम। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कदमों की संख्या है। ठीक है। अब उसके पास फोन आया जो यहाँ पे खड़ा बंदा कि तुम कहाँ खड़े हो। वो क्या बोलेगा कि मैं 5 कदम पे खड़ा हूं या 5 पे खड़ा हूं। क्लियर? अब ये क्या हुए? कदम हुए। और उसने दौड़ना यहां तक था, या 10 तक लगाओ, या यहां तक लगाओ, या यहां तक लगाओ, कोई सा एक पॉइंट चुन लो। अगर हम यहां तक लगाए, 8 तक लगाए, उसने टोटल यहां तक की दूरी करनी थी, या उसका मंजिल था या घर लगाओ। ये यहां पे उसका घर था और यहां तक दौड़ना है। यहां से किसी व्यक्ति ने फोन किया, कहां तक पहुंच गया कि मैं यहां तक पहुंचा, 5 तक। उस व्यक्ति को पता नहीं कि ये दूरी कितनी है। तो अगर वो पूछे कि कुल कितना जगह रहेगी और कितनी दूरी तूने तय कर ली, तो ये बंदा घर इसका, तो इसको पता कि मेरा टोटल 8 कदम पर दूरी पर घर है। टोटल कितने? 8 कदम पर। टोटल कितने? 8 कदम पर। पहुंचा कहां? 5 कदम पे। पहुंचा कहां? 5 कदम पे। तो ये दूरी, इस दूरी की, ये दूरी टोटल और इस दूरी की कितनी? 5/8। कहने का मतलब वो अगर कुल डिफरेंस यानी कि उसकी कुल दूरी का भाग पूछे, कुल दूरी कितनी? 0 से घर तक की, और वो कहां खड़ा है अब, तो वो है 5/8। तो ये हमारी क्या प्राप्त हुई? ये हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई। कौन सी संख्या प्राप्त हुई? परिमेय संख्या प्राप्त हुई। ये होती है हमारी परिमेय संख्या, और यही संख्या रेखा पर है। क्लियर? अब दूसरी बात, अगर हमें ये पॉइंट 1 मिल रहा है और इसके पार्ट बनाए गए,
ये पांचवा पार्ट है और बीच में 4 पॉइंट लगाए। कोई यहां पे खड़ा है, कोई यहां पे खड़ा है इस पॉइंट पे तीसरे वाले में, और किसी ने फोन किया इसके पास कि कहां खड़ा है, कितनी दूरी पे खड़ा है। तो टोटल अगर इन कदमों की बात करें तो यहां पे आएगा 5, यहां पे आएगा 5। ये कैसे प्राप्त हो रहा है एक वो बता रहा हूं। ठीक है, ये तो पता लग गया। एक बार तो पहले ये देखो कि यहां अगर यहाँ पे 5 कदम है टोटल, उसके एक एक करके ये 3 पे है, तो हम बोलेंगे 3/5 टोटल का। अगर वो यहीं पे आ गया, यहां पे आ गया, तो टोटल कितने हो गए? टोटल थे 5, और उसने दूरी पूरी तय कर ली, दूरी भी 5। कितना आया? 1। तो ये क्या है? एक वैल्यू। कहने का मतलब, एक का मतलब उसने पूर्ण एक मंजिल हासिल कर ली है। ठीक है, उसके बाद जितना यहां पे मान लिया वो दौड़ रहा था, और यहां पे उन्होंने फ्लैग लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और वे साथ के साथ उठा के बाजने हैं, और टोटल यहां तक दौड़ना उसने, और फिर वो अगले 5 कदम पे चल के यहां फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, वो यहां तक भागा। तो उसके बाद क्या, 5-5 करके अगर वो अगले इस पे टोटल यहां से दूरी पूछेगा अगला कि कितनी दूरी तय करी, तो 5-5 के कितने करे? ये 5 का है, और 2 कर दिए तुमने, तो कैसे आया कि कहने का मतलब 10 कदम चला, 10/5, और कितना आया? 2। ये 2 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ? 2। और अगर उसने ऐसे ही दूरी तय करनी है तो वही यही सेम प्रोसीजर आएगा। अगर वो इनको माने 1 2 3, ये कैसे वैल्यू बनी है ये तो मैंने ये बताई है। लेकिन अगर परिमेय संख्या कैसे प्राप्त हुई, टोटल भाग में से कितना भाग, टोटल भाग में से कितना भाग उन्होंने तय कर लिया, अगर दूरी की बात करें, या कोई भी संख्या। मैंने पीछे भी बताया था, या आपने सुना देखा भी होगा, 6th क्लास में आता है, ये भाग छायांकित कर दिया, टोटल पार्ट कितने हमारे? 4 है। भिन्न का निर्माण कैसे हुआ है, और भिन्न ही हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को ही हम भिन्न बोलते हैं ना। तो ये छायांकित टोटल पार्ट हमारे 4, छायांकित भाग 1, तो हमारी 1/4 क्या हुई? भिन्न। इस आकृति के 1/4 क्या है? भिन्न है, और यही भिन्न हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहलाती है। तो ऐसे हमारी संख्याओं का निर्माण हुआ है परिमेय संख्या वाली का, और बटे वाली संख्या भी हमारी इन्हीं के बीच होती है। क्लियर? अब रही बात दशमलव वाली संख्या की। ये दशमलव वाली संख्या कौन सी होती है? दशमलव वाली संख्या दोस्तों कोई खास फर्क नहीं होता। अगर हम यहां पे, मैंने बोला था ये तीसरा पॉइंट 3/5 भिन्न बनी थी ना, ये अगर ये 3/5 भिन्न है, इसी की पोजीशन अगर हम दशमलव में बताएंगे तो कैसे बताएंगे? 3 को 5 से भाग कर दो, नहीं चली, 0.0 लगाया तो 6, 30 आ गया। तो 0.6 क्या है? 0.6 क्या है? 0.6 ये 3/5 है, और ये पोजीशन हमारी अगर दशमलव में पूछी जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? 0.6 पे खड़े हैं इस टाइम। ये हमारी दशमलव संख्या ऐसे संख्या रेखा पर दर्शाई जाती है। क्लियर? मैंने प्राकृतिक संख्या इनकी बोलकर डेफिनेशन आपको लिखवाई है, आपने उम्मीद करता हूं नोट कर ली होगी। अगर नहीं भी की तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और वीडियो एक बार दोबारा से डेफिनेशन जरूर। मैंने बोला था आपसे कि आप एक कॉपी लगाएं फॉर्मूलों की, और चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूले, ये बेसिक जो नंबर सिस्टम है ना, ये सारा ये आप अलग फॉर्मूले वाली कॉपी में लिखिए। जो RS अग्रवाल की जो सम करवाए जा रहे हैं उनको आप अलग नोटबुक में करें, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है ये डेफिनेशन, मैंने लिखवा दी, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, यही मैंने कल वाली वीडियो में समझाया था।
और इमेजिनरी नंबर अर्थात काल्पनिक संख्याओं की मैंने परिभाषा कल लिखवा दी थी। अब हमारे पास आता है मुद्दा आता सम संख्या का। सम संख्या किसको कहते हैं? मैंने बोला था कि अगर आपने 2 से विभाजित होने वाली संख्या की परिभाषा जो मैंने लिखवा रखी है, विभाजित का भी जांच, तो आप सम संख्याओं के और विषम संख्याओं के बारे में समझ जाओगे। हमारे पास टॉपिक आया सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश में इसको इवन नंबर्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ओड नंबर्स। अगर सम संख्या की आपने परिभाषा लिखनी है तो आप प्लीज लिखें जो संख्या सम संख्या की जो संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 468, 12, 20, 28 ये सभी हमारी क्या सम संख्याएं। और 2 से भाग होने वाली संख्या कौन सी होती है? मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था, अगर आपने पढ़ा है तो आपको जरूर याद होगा। जिसका भी इकाई अंक क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या हमारी क्या कहलाती है? ये भी अगर 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या हमारी सम संख्या भी होती है। और अगर वो 2 से भाग है, ये डेफिनेशन भाग वाली है कि 2 से भाग कौन सी संख्या होगी? जो 0, 2, 4, 6, 8 इकाई का अंक हो तो वही संख्या 2 से भाग होंगी, और जो 2 से भाग होंगी संख्या वही हमारी क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। वही क्या कहलाती है? हमारी सम संख्या कहलाती है। ये सभी सम संख्या है। अगर हम विषम संख्या की परिभाषा को देखें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे विषम लिखें, विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से पूरी विभाजित, यहाँ पे विभाजित के बाद नहीं लिख दो, नहीं होती। और अब हम एग्जाम्पल में लिख देते हैं 343, 17, 1921 और 47। कोई भी संख्या लिख सकते हो, ये हमारी विषम संख्या होती है। कल हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे डिटेल से। और अभाज्य संख्याएं हमारी एक ट्विन नंबर्स होते हैं, और ट्विन प्राइम्स नंबर और सहभाज्य को प्राइम नंबर्स, ये भी आपको कल ही पढ़ाएंगे, ठीक है, जब आपको प्राइम नंबर्स अर्थात अभाज्य संख्याएं समझ में आ जाएंगी। वैसे तो मैंने अभाज्य और भाज्य संख्या एक बार तो बता दी है, लेकिन अब डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने बोला था कि अब तो मोटा मोटा पढ़ लो, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हम जैसे आज हमने डिटेल से सीखा है, वैसे ही हम कल भी आपको डिटेल से बताएंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं, और कंटिन्यू क्लास को लेते रहेंगे। उसके बाद हमारे ये टॉपिक खत्म होने के बाद चैप्टर ये अभाज्य और भाज्य का टॉपिक खत्म होने के बाद चैनल के साथ जुड़े रहिए। RS अग्रवाल में भी कम से कम 6-7 क्वेश्चन हैं। किसके? इकाई नंबर ज्ञात करना। RS अग्रवाल में इकाई नंबर ज्ञात करना कि मल्टीप्लाई में दे दी और घात के रूप में दे दी कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या चाहे कोई भी हो, तो हमने इकाई अंक ज्ञात करना। अगर ये टॉपिक समझ लिया तो आपने RS अग्रवाल का 6-7 क्वेश्चन अपने आप हल कर लोगे आप। ये भी आपको कल करवा देंगे, ठीक है। तो बेसिक नंबर सिस्टम आपके लिए बहुत जरूरी है। आप कोई सा मैथ पढ़ लो, अगर आपने ये बेसिक नंबर सिस्टम का संपूर्ण आपने जो प्ले लिस्ट है आपने लगातार देखी है और देख रहे हैं, तो आप कोई भी मैथ आपको बेफिक्र होकर हल कर लो, सब हो जाएगा। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी चैप्टर का फर्स्ट में दे दिया, नंबर सिस्टम में दे दिया, और आप उसके अंदर कंफ्यूज हो गए और बिछड़ गए, आप बोलोगे सोनू सर तो ये बोल रहा था कि सभी हल हो जाएंगे बेसिक नंबर सिस्टम की प्ले लिस्ट देखकर, ये तो नहीं हो रहा।
तो वो कमेंट में भी लिख दें वो सम। व्हाट्सएप नंबर करना है, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, 9050141961 मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे आप कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हो और आपको हल करके भेज दिया जाएगा, या कमेंट में लिख दो। कमेंट में करने के बाद मैं बोर्ड पे करवा दूंगा। 5-7 जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे आपके तो इकट्ठे संडे वाले दिन करवा दूंगा। एक दिन बना लेंगे, जितने भी कमेंट के क्वेश्चन आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे वो हम एक दिन समझा देंगे, ठीक है। और RS अग्रवाल के 6-7 क्वेश्चन हो जाएंगे जो भी है चैप्टर में नंबर सिस्टम में, वो अगर आपने कल की क्लास देख ली है तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।